वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। वंस अगेन हियर डॉक्टर जे.के. तिवारी विद योर सिलेबस। आज रोमांटिक राइटर्स की सीरीज में सेकंड राइटर की हम बात करने चल रहे हैं और उस सेकंड राइटर का नाम है पर्सी बिशप शैली। पर्सी बिशप शैली, पॉपुलरली नोन एज पर्सी बिशप शैली। आपको पता है रोमांटिक एज के पोएट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ओल्डर जनरेशन है और एक यंगर जनरेशन है। ओल्डर जनरेशन के पोएट्स हैं वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड रॉबर्ट सदे। इन्हीं को लेक पोएट्स भी कहा जाता है। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड रॉबर्ट सदे आल्सो कॉल्ड एज लेक पोएट्स, ये ओल्डर जनरेशन के पोएट्स हैं। और जो यंगर जनरेशन के पोएट्स में हैं वो हैं पी.बी. शैली, लॉर्ड बायरन एंड जॉन कीट्स। राइट, लॉर्ड बायरन, पी.बी. शैली एंड जॉन कीट्स, दीज थ्री आर कॉल्ड यंगर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स। आज हम वन ऑफ द यंगर जनरेशन में से जो है शैली की बात करेंगे, पी.बी. शैली की। शैली और लॉर्ड बायरन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं और बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज़ तो नहीं है, बट दे वर डिफरेंट पोएट्स, इतनी बात तो पता है। और शैली और बायरन बहुत दिन तक एक साथ भी थे। और यंगर जनरेशन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑल ऑफ द थ्री डाइड एट वेरी एट वेरी यंग स्टेज। तीनों की डेथ बहुत ही यंग स्टेज पर हो जाती है। पी.बी. शैली की जहां तक बात है, ही वॉज बॉर्न ऑन 4 अगस्त 1792। 4 अगस्त 1792 में बर्थ होती है और पी.बी. शैली डाइड इन अ बोट एक्सीडेंट ऑन 8 जुलाई 1822। 8 जुलाई 1822 को एक बोट एक्सीडेंट में कीट्स की डेथ हो जाती है और कीट्स डूब करके पानी में मर जाते हैं। इतनी शॉर्ट लाइफ है। अब आप जोड़ लीजिए 1792 से लेकर के और 1820 तक की कितनी एज होती है। ही डाइड एट द यंग एज ऑफ 29। जिस एज पर हम नेट की टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देने की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उस एज में शैली की डेथ हो चुकी होती है। और इतने पॉपुलर राइटर हैं कि एक 20th सेंचुरी का क्रिटिक है हारोल्ड ब्लूम, और उसने कहा है कि पी.बी. शैली वाज अ सुपर्ब क्राफ्ट्समैन। राइट, ही वाज नॉट ओनली अ बेहतरीन पोएट बट ही वाज जो है सुपर्ब क्राफ्ट्समैन, a lyric poet without rival and surely one of the most advanced skeptical intellects ever to write a poem. Right, one of the most advanced skeptical intellects to write poems. ये पी.बी. शैली के बारे में हारोल्ड ब्लूम ने कहा है। इतने जीनियस थे पी.बी. शैली, पर्सी बिशप शैली। He was not only a poet but he was an essayist, he was a philosopher, and in the initial phase of his career he believed in supernatural elements and he experimented a lot on supernaturalism. He wrote a few novels as well. तो नॉवलिस्ट भी हैं, पोएट भी हैं, एसेइस्ट भी हैं, वेजिटेरियन भी हैं, लवर भी हैं और एक रैडिकल फिलोसोफर भी हैं। इतनी सारी डेजिग्नेशन, इतनी सारी क्रेडिट जो है एक पर्सन के पास है, एंड द नेम ऑफ दैट पर्सन इज पर्सी बिशप शैली। राइट, आइए उनके हम अर्ली लाइफ और बायोग्राफी की बात करते हैं कि शुरुआत कैसे होती है उनके करियर की। व्हेन ही वाज बोर्न, हाउ ही वाज एंड हाउ ही गॉट एजुकेशन, वेयर डिड ही लिव, विद whom डिड ही लिव एंड who were his inspirations। इन सब की बात करेंगे अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन के सेक्शन में। राइट, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन का जो पहला ही सेगमेंट है, पहला ही पॉइंट है कि बर्थ कब हुई है। तो शैली वॉज बॉर्न ऑन 4 अगस्त 1792। कहाँ हुई थी? द नेम ऑफ द प्लेस वॉज फील्ड प्लेस।
अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि हु वॉज रिलेटेड टू द फील्ड प्लेस, तो आंसर आप क्या लगाएंगे? पीबी शाली। पीबी शाली वॉज बॉर्न एट फील्ड प्लेस और ब्रॉड ब्रिज हीथ, राइट, ब्रॉड ब्रिज हीथ। और इसके साथ एक और नाम जुड़ा है ब्रॉड ब्रिज हीथ के साथ, और उसका नाम है हॉर्शम, HORSHAM। ये सारे प्लेसेस जो है उनके बर्थ से रिलेटेड है। हॉर्शम जो है एक मार्केट टाउन था, कहां पर? वेस्ट ससेक्स में। वेस्ट ससेक्स में उनका जन्म हुआ है। अब ये वेस्ट ससेक्स स्टेट का नाम हो गया है, और कंट्री का नाम क्या है? कंट्री का नाम है उनके इंग्लैंड, राइट। कहां पर पैदा हुए थे? फील्ड प्लेस, ब्रॉड ब्रिज हीथ, नियर हॉर्सम, वेस्ट ससेक्स, इंग्लैंड, राइट। वेस्ट ससेक्स वाज द नेम ऑफ द स्टेट जहां पर पीबी शैली का बर्थ हुआ था। सो ऑल दीज प्लेसेस आर रिलेटेड टू हिज birth, right? And his father was the eldest son of Sir Timothy Shelley. eldest son थे ये किसके? टिमोथी शैली के। टिमोथी शैली एक पॉलिटिकल फिगर थे, एंड टिमोथी शैली was a Whig parliamentarian for Horsham। होर्सम को रिप्रेजेंट करते थे, वहीं से वो पार्लियामेंटेरियन थे 2 साल के लिए, और उसके बाद एक दूसरे जगह से शॉरहम से 1806 से लेकर के और 1812 तक वो हो गए थे पार्लियामेंटेरियन। और पीबी शैली की मदर का नाम था एलिजाबेथ पिफॉल्ड। एलिजाबेथ नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा, पेपर में अक्सर पूछ लेता है, खास करके जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, पीजीटी एग्जाम्स में स्पेशली। मदर का नाम है एलिजाबेथ पिलफोल्ड, और फादर का नाम है टिमोथी शैली, राइट। टिमोथी शैली पार्लियामेंटेरियन थे, और एलिजाबेथ पिलफोल्ड जो उनकी मदर थी, शी वॉज द डॉटर ऑफ अ वेरी सक्सेसफुल बुचर, राइट। पीबी शैली हैड 4 यंगर सिस्टर्स, जैसे कि सबसे बड़े थे, तो इनके नीचे जो है 4 छोटी बहनें थीं और 1 छोटा भाई। मतलब टोटल की बात करें तो 6 सिबलिंग्स थे, और आउट ऑफ 6 पीबी शैली वॉज द एल्डेस्ट वन, सबसे बड़े थे वो। शैली का जो अर्ली चाइल्डहुड है, अगर हम उनके बचपन की बात करें तो वाज शेल्टर्ड एंड मोस्टली हैप्पी। बहुत खुशहाल परिवार में पैदा हुए थे, बहुत वेल्दी फैमिली में पैदा हुए थे, इसलिए बचपन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई संकट का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन बचपन से ही बहुत टैलेंटेड थे पीबी शैली, और उस टैलेंट को उन्होंने अपने इनिशियल फेज ऑफ हिज लाइफ में ही जो है दिखाना शुरू कर दिया था। क्लियर। एट द एज ऑफ 6 पीबी शैली वॉज सेंट टू अ स्कूल, डे बोर्डिंग स्कूल था, और चलाता कौन था उसको? बाय द विकर ऑफ वर्नहम चर्च। एक चर्च का नाम था वर्नहम चर्च, वो चलाता था, वहीं पर गए थे। और हियर जो है ही शोड हिज इम्प्रेसिव टैलेंट, जो है टैलेंट शो किया किसके लिए? फॉर लैंग्वेजेस। कई सारी लैंग्वेजेस सीखने का इनका जो टैलेंट था वो वहीं से जो है रिफ्लेक्ट हो गया था। क्लियर। ही हैड गुड मेमोरी एंड गिफ्ट फॉर लैंग्वेजेस। बहुत मेमोरी शार्प थी और गिफ्ट भी लैंग्वेज की थी, इसलिए जो है वहीं से डिस्प्ले होना शुरू हो गया था। 1802 में जब वो 10 ईयर्स के थे तो एक स्कूल में जाते हैं वो, और उस स्कूल का नाम होता है क्या? ही एंटर्ड द सियॉन हाउस, SYON, सियॉन हाउस। सियॉन हाउस एकेडमी ऑफ ब्रेंटफोर्ड, मिडिलसेक्स, मिडिलसेक्स स्टेट में एक एकेडमी थी। किसकी एकेडमी थी? एकेडमी ऑफ ब्रेंटफोर्ड।
Academy of Brentford, and this academy was in Middlesex. राइट, यहीं पर बचपन में 8 साल के 10 साल की एज पर गए और जहां पर उनका कजन पहले से ही पढ़ता था और उस कजन का नाम था टॉमस मेडविन. राइट, टॉमस मेडविन वाज ऑलरेडी अ पुपिल देयर, एंड टॉमस मेडविन भी जो है बाद में एक इंग्लिश राइटर हुआ, पोएट हुआ, और उसी जगह पर ये भी जाकर के पढ़ने लगे थे. और शैली के साथ वहाँ बहुत अच्छा नहीं हुआ. पीबी शैली was bullied and unhappy at the school and sometimes responded with violent rage. बहुत वायलेंटली लोग इनके साथ बिहेव भी करते थे और ये खुद भी. He also began suffering from the nightmares, hallucination इनको होने लगा और स्लीप डिसऑर्डर भी हुआ. स्लीप वॉकिंग भी करना शुरू कर दिए थे जब 10 साल के थे उस स्कूल में तभी. राइट, हेलुसिनेशन से परेशान, नाइटमेयर से परेशान और स्लीप वॉकिंग के से परेशान, और ये सारी चीज़ें जो है पीरियडिकली अफ्लिक्ट हिम थ्रू आउट हिज लाइफ. पूरी जिंदगी इससे परेशान रहे. और फिर शैली डेवलप्ड हिज इंटरेस्ट इन साइंस विच सप्लीमेंटेड हिज ओरेसियस रीडिंग ऑफ टेल्स, मिस्ट्री, रोमांस एंड सुपरनेचुरल. साइंस में इंटरेस्ट डेवलप हो गया और साइंस में जब इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो शैली वॉज एन वोरेशियस जो है वोरेशियस रीडर, बहुत पढ़ाकू थे तो उनको पढ़ने के लिए चीज़ें मिलने लगी. रोमांस इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, थ्रिलर इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, गोथिक नॉवेल्स इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया और सुपर नेचुरल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बचपन में ही पढ़ना शुरू कर दी थी. और जब कभी हॉलीडे के लिए फील्ड प्लेस पर आते थे जहां पर जन्म हुआ था तो हिज सिस्टर्स वर ऑफन टेरिफाइड एट बीइंग सब्जेक्टेड टू हिज एक्सपेरिमेंट्स विद गन पाउडर. और इतना ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया साइंस में कि अपनी बहनों के साथ ही एक्सपेरिमेंट किया करते थे गन पाउडर से. गन पाउडर जिसको RDX कहा जाता है, उससे एक्सपेरिमेंट्स अपनी बहनों के साथ ही किया करते थे. गन पाउडर, एसिड्स और इलेक्ट्रिसिटी इनके जो है पॉपुलर सब्जेक्ट्स थे एक्सपेरिमेंटेशन करने के. एंड जब वो स्कूल लौटे हॉलीडे के बाद, बैक एट स्कूल ही ब्लू अप अ पेलिंग फेंस विद गन पाउडर. गन पाउडर से पूरी दीवार ही इन्होंने उड़ा दी थी. राइट, इतना एक्सपेरिमेंट में जो है एक्सपर्ट हो गए कि गन पाउडर के साथ से उड़ाते उड़ाते पूरी वॉल ही उड़ा दी थी. और उसके बाद जो है 1804 में शैली एंटर्ड ईटन कॉलेज, जो फिर बाद में उनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. इन 1802 वो शियॉन हाउस में इंटर किए और फिर उसके बाद 1804 में किस कॉलेज पहुंचे? वो ईटन कॉलेज पहुंच गए. In 1804, P.B. Shelley entered Eton College, a period which he later recalled with loathing. बाद में उसको भी बहुत क्रिटिसाइज किया. He was subjected to particularly severe mob bullying. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पर भी नहीं रहा और मॉब बुलिंग के शिकार हो गए कई बार ये. और वहाँ पर जो परपेट्रेटर्स थे इनके, उन्होंने इनको मॉब से जो है इनको मैड शैली कहना शुरू कर दिया. राइट, शैली बाइट्स कहा गया उन सारी चीज़ों को जो इनके साथ हुआ था. और अ नंबर ऑफ बायोग्राफर्स एंड कंटेम्पररीज हैव अट्रीब्यूटेड दिस बुलिंग टू शैलीज एलूफनेस, नॉन कन्फर्मिटी एंड रिफ्यूजल टू टेक पार्ट इन फैगिंग. ये सारा कारण बताया है उनके बायोग्राफर्स ने, उनके कंटेम्पररीज ने कि शैली के साथ ऐसा होता क्यों था. और शैली की विचित्र बिहेवियर भी शैली का हुआ करता था. उनकी जो है पिकुलरिटीज जो थी, उनके वायलेंट एटीट्यूड्स जो थे, उसके वजह से इनको मैड शैली कहा जाने लगा था. राइट, कहाँ पर? ईटन कॉलेज में इनको इनके बिहेवियर के वजह से, एक्सेंट्रिसिटी की वजह से, सनकीपन और झक्कीपन की वजह से इनको मैड शैली कहा जाता था. कौन कहता था? ये पर्टिकुलर नाम तो नहीं है, बट हाँ ईटन कॉलेज के लोग इनको मैड शैली कहा करते थे.
क्यों कहा करते थे? बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट, बिकॉज ऑफ हिज पिक्युलरिटीज, बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंजनेस एंड बिकॉज ऑफ हिज नॉन कन्फर्मिटी, बिकॉज ऑफ हिज डिफरेंट इंटरेस्ट इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑकल्ट फील्ड, इसलिए अलग अलग नाम हो गया था। क्लियर? इसलिए अलग अलग लोग जो है इनको मैड कहने लगे थे, इनको पागल घोषित कर दिया था पीबी शैली को। हिज इंटरेस्ट इन ऑकल्ट एंड साइंस, ऑकल्ट OCCULT, ऑकल्ट मीन्स होता है जादू। इनका जो इंटरेस्ट था ऑकल्ट में, जादू में और साइंस में, वो खत्म नहीं हुआ, वो कंटिन्यू रहा। और जो इनके कंटेम्पररीज थे, जो इनके समकालीन लोग थे, वो कहते हैं कि डिस्क्राइब हिम गिविंग एन इलेक्ट्रिक shock to a master, blowing up a tree stump with gunpowder and attempting to raise spirits with occult rituals. occult ritual से जो है जिंदे मुर्दा आदमी को जिंदा भी करने का जो है ट्रिक सीखना शुरू कर दिया था पीबी शैली ने। और इन हिज सीनियर ईयर्स शैली केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज टीचर, और उस टीचर का नाम था डॉक्टर जेम्स लिंड। राइट? डॉक्टर जेम्स लिंड के संपर्क में आए जैसे जैसे बड़े होते गए, और डॉक्टर जेम्स लिंड इनके एक टीचर ही थे जो इनको सबसे ज़्यादा इनिशियल करियर में इनको इंस्पायर किए। डॉक्टर जेम्स लिंड उनका नाम था, हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन द ऑकल्ट एंड इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द लिबरल एंड रैडिकल ऑथर्स। जो लिबरल ऑथर्स थे, जो रैडिकल ऑथर्स थे, उनसे इनका परिचय कराया, और इनका जो ऑकल्ट में, जादू में इंटरेस्ट था उसको और ग्रो किया डॉक्टर जेम्स लिंड ने। राइट? और इससे हुआ क्या कि रैडिकल ऑथर्स, एक बायोग्राफर ही, एक स्कॉलर है इनका, कह लीजिए, नाम था उसका रिचर्ड होम्स, और रिचर्ड होम्स कहता है कि बाय हिज लिविंग ईयर ही हैड गेन्ड अ रेपुटेशन एज अ क्लासिकल स्कॉलर एंड अ टॉलरेटेड एक्सेंट्रिक। जबकि तो थे ही, बट टॉलरेटेड थे, क्लासिकल स्कॉलर थे। और फिर क्या हुआ, इन द लास्ट टर्म जो है अपनी पढ़ाई के, इन्होंने एक नावल लिख दी थी जो गोथिक नावल है, और इनकी फर्स्ट नावल भी, और उसका नाम था ज़ेस्ट्रोज़ी, ZASTROZZI, ज़ेस्ट्रोज़ी, ZASTROZZI, ज़ेस्ट्रोज़ी। और सब टाइटल थी इसकी अ रोमांस। ज़ेस्ट्रोज़ी अ रोमांस was the first novel that पीबी शैली wrote। और पीबी शैली ने इस नावल को कब लिखा था? इन 1810। राइट? 1810 में उन्होंने इस नावल को लिखा था, ज़ेस्ट्रोज़ी को। और बाय नेचर द नावल वाज अ गोथिक नावल। राइट? द नावल वाज अ गोथिक नावल। अब गोथिक नावल किसे कहते हैं? गोथिक नावल को ही मिस्ट्री नावल कहा जाता है, या नावल ऑफ सेंसेशन कहा जाता है। उसी चीज़ में एक्सपेरिमेंटेशन भी कर रहे थे, और उसी पर इन्होंने नावल लिख दी थी, ज़ेस्ट्रोज़ी अ रोमांस, अ गोथिक नावल, इन 1810। एंड ही हैड एस्टैब्लिश्ड अ फॉलोइंग अमंग हिज फेलो स्टूडेंट्स। फेलो स्टूडेंट्स जो है इनके फॉलोवर्स भी बन गए जब इन्होंने ये नावल लिखा। एंड ही नॉट ओनली रोट द नावल बट ही आल्सो रिफ्लेक्टेड हिज टैलेंट्स विद दिस नावल, एंड पीपल, द स्टूडेंट्स ऑफ द ईस्टर्न कॉलेज बिकेम हिज फॉलोवर व्हेन ही गॉट द नावल पब्लिश्ड। राइट? उसके बाद क्या होता है? प्रायर टू इनरोलिंग द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड। राइट? ईटन कॉलेज से वो कहाँ पहुँचते हैं? ईटन कॉलेज से वो पहुँचते हैं एक दूसरे कॉलेज, और इतनी ठंडी हो गई है कि मार्कर ही चलना बंद हो गए हैं। ब्लू मार्कर दीजिए, देखता हूँ कौन सा चल रहा है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड। राइट? यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड कब पहुंचे थे वो? 1810 में ही। Prior to reaching to University College in October 1810, Shelley completed a book of poetry with his sister, और उसका नाम था ओरिजिनल पोएट्री बाय विक्टर एंड
साजिर। ओरिजिनल पोइट्री बाय तो जास्ट्रोजी 1810। और अगर हम ईटन कॉलेज में यूनिवर्सिटी कॉलेज के पहुंचने से पहले की अगर हम देखें तो उनकी एक पोइट्री का कलेक्शन आया था, ओरिजिनल पोइट्री बाय विक्टर। विक्टर एंड CAZIRE काजिर। और ये कब आई थी? रिटन विद हिज सिस्टर एलिजाबेथ। अपनी सिस्टर एलिजाबेथ के साथ जो है इन्होंने इसको मिल करके लिखा था। कब? 1810 से पहले जब वो लंदन आए थे तब। और इसके पहले एक और उनका मेलोड्रामा था, मेलोड्रामा का नाम था द वैंडरिंग ज्यू। द वैंडरिंग ज्यू। इट वॉज अ मेलोड्रामा। और इसके साथ एक और नॉवेल, गोथिक नॉवेल के ही टाइप में थी, सर इरविन। सर इरविन और द रिसरेक्शन। नहीं, सर इरविन की जो सब टाइटल थी उसका नाम था द रोसीक्रूशियन अ रोमांस। द रोसीक्रूशियन अ रोमांस। The Rosicrucian, a romance, was published in 1811। 1811 में पब्लिश हुई थी सर इरविन, सॉरी सब गड़बड़ी हो रहा है, नॉट सर इरविन बट सेंट इरविन, द रोसीक्रूशियन अ रोमांस, राइट। इट वाज पब्लिश्ड इन 1811। और ये ऑक्सफोर्ड पहुंचने से पहले कह लीजिए या उसी के आसपास से सारे वर्क्स उनके लिखे गए थे। अभी हम एक एक वर्क की डिटेल में भी चर्चा करेंगे। आज तो हम सिर्फ बायोग्राफी की बात कर रहे हैं, उनके करियर की स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, शुरुआत के फेज की बात कर रहे हैं। एट ऑक्सफोर्ड शैली अटेंडेड अ फ्यू लेक्चर्स, इंस्टेड स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स रीडिंग एंड कंडक्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स इन द लैबोरेटरी, ही सेट अप इन हिज रूम। अपने रूम में ही उन्होंने एक लेबोरेटरी बना रखी थी। लेक्चर्स तो कम अटेंड करने जाते थे बट अपने लैब में बैठ करके बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे। एक इनका वहाँ पर फ्रेंड बनता है और उस फ्रेंड का नाम था थॉमस जेफरसन हॉग, हु बिकेम हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड इन द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड। क्या नाम था? थॉमस जेफरसन हॉग। थॉमस जेफरसन हॉग became his closest friend at Oxford University. Shelley became increasingly politicized under Hawke's influence. इसके प्रभाव में आकर के बहुत सारी पॉलिटिक्स भी शैली ने सीख ली और क्या डेवलप किया। एंड पीबी शैली डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग रेडिकल एंड एंटी क्रिश्चियन व्यूज। क्रिश्चियन के अगेंस्ट जो है रेडिकल हो गए और क्रिश्चियन के खिलाफ हो गए। और
ऐसे जो व्यूज़ थे, ऐसे ओपिनियंस जो थे बहुत ही डेंजरस थे शैली के लिए, शैली के लाइफ के लिए, और ख़ास करके उस यूनिवर्सिटी के लिए जहाँ पर एक खुद स्टूडेंट थे, राइट। शैली के साथ फिर शैली को जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में तो पहले पता था, वहाँ से वो पहले से इंस्पायर्ड थे। सच व्यूज वर इन जो है डेंजरस इन द रिएक्शनरी पॉलिटिकल क्लाइमेट प्रिवेलिंग ड्यूरिंग ब्रिटेन्स वार विद Napoleonic France, and Shelley's father warned him against Jefferson Hawke's influence. शैली के फादर ने मना भी किया था कि जेफरसन हॉक के इन्फ्लुएंस में ना आए, वो बहुत खतरनाक है। लेकिन शैली बीइंग अ रैडिकल कहाँ किसी की मानने वाले थे। इन द विंटर ऑफ 1810-11 शैली ने पब्लिश किया अ सीरीज ऑफ एनोनिमस पॉलिटिकल पोएम्स एंड ट्रैक्ट्स। बहुत सारी पॉलिटिकल पोएम्स पब्लिश की, बहुत सारे पैम्पलेट्स पब्लिश किए। उसी में से एक था पॉस्टुमस फ्रेगमेंट्स ऑफ मार्गरेट निकोलसन, पॉस्टुमस फ्रेगमेंट्स ऑफ मार्गरेट निकोलसन, और एक था द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। Posthumous fragments of Margaret Nicholson। मार्गरेट निकोलसन, और उसके बाद द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है उनका, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, रिटन इन कोलैबोरेशन। दो लोगों ने मिलकर लिखा था। किस किस लोगों ने? एक तो पी.बी. शैली और दूसरा थॉमस जेफरसन हॉग। दोनों ने मिलकर के कोलैबोरेशन में इस पैम्फलेट को प्रिपेयर किया था, और बहुत खतरनाक प्रूव हुआ ये, राइट। नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, एथिज्म की नास्तिकता की आवश्यकता क्या है, शैली और जेफरसन हॉग ने मिलकर एक ऐसे लिखा, और इतना रेडिकल थे कि ही गॉट द पैम्फलेट डिलीवर्ड टू ईच प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी। सबके घर में उसको डिलीवर करा दिया था बाय पोस्ट। द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म वाज मेल्ड टू ऑल द बिशप्स एंड द हेड्स ऑफ द कॉलेज एट ऑक्सफोर्ड, and he was called to appear before the college fellows including the dean। जो डीन था उस समय नाम था जॉर्ज रावली। सबके सामने इनको अपीयर होने के लिए बुलाया गया, और जब इनसे पूछा गया कि किसने लिखा है, तो कॉलेज अथॉरिटीज के सामने इन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। His refusal to college authorities to answer questions regarding whether or not he authored the pamphlet, जवाब नहीं दिया। रिजल्ट ये हुआ कि ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑन 25 मार्च 1811। मार्च 1811 में यूनिवर्सिटी से उनको एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया, राइट। अपनी डिग्री भी नहीं पूरी कर पाए, पढ़ाई भी नहीं पूरी कर पाए, और न सिर्फ पी.बी. शैली को बल्कि जेम्स जो जेफरसन हॉग था उसको भी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। और जब पी.बी. शैली के फादर टिमोथी शैली को पता चला कि ऐसा ऐसा काम किया था उनके बेटे ने और इसकी वजह से बेटे को एक्सपेल कर दिया गया है, तो शैलीज फादर थ्रेटेंड टू कट ऑल कॉन्टैक्ट विद शैली अनलेस ही एग्रीड टू रिटर्न होम एंड स्टडी अंडर ट्यूटर्स अपॉइंटेड बाय हिज फादर। शैली से सारे संबंध खत्म कर दिए जाएंगे यदि शैली घर वापस नहीं आए और अपने फादर के द्वारा अपॉइंटेड ट्यूटर से पढ़ाई करना नहीं शुरू कर दिए। लेकिन शैली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शैलीज रिफ्यूजल टू डू सो लेड टू फॉलिंग आउट विद हिज फादर। उनका उनके फादर से फॉल आउट हुआ, झगड़ा हुआ और शैली ने एक टाइप से घर ही छोड़ दिया। इतने रेडिकल थे। और ये कब हुआ था? 1811 में, जबकि शैली सिर्फ 19 ईयर्स ओल्ड थे, अपने 20s में भी नहीं पहुंचे थे। और उसके बाद जो है लाइफ में
उनका एक अफेयर शुरू होता है, थोड़ा उसकी भी बात कर लेते हैं। एक हैरियट वेस्टब्रुक थी जिससे शैली जो है ने पहली शादी की थी। इन लेट दिसंबर 1810 शैली हैड मेट हैरियट वेस्टब्रुक। राइट, हैरियट वेस्टब्रुक से शैली कब मिले थे? 1810 के दिसंबर में। और उसके बाद हुआ हैरियट वेस्टब्रुक वैसे थी कौन? शी वॉज द पुपिल एट द सेम बोर्डिंग स्कूल जहां पर पीबी शैली की सिस्टर्स पढ़ती थीं। और उसके बाद दे करिस्पॉन्डेड फ्रीक्वेंटली, कुछ दिन तक चिट्ठियों का आदान प्रदान होता रहा। दैट विंटर एंड ऑल्सो आफ्टर शैली हैड बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, शैली expounded his radical ideas on politics, religion and marriage to Harriet. Right, marriage उन्होंने शादी कर ली and they gradually convinced each other that she was oppressed by her father at the school. वो अपने फादर से स्कूल में ऑप्रेस की गई थी और इसलिए वो भी अपने फादर से ऑप्रेस्ड थे और वो भी, शैली भी और वेस्टब्रुक भी, और ये कॉमन ग्राउंड था दोनों के शादी कर लेने का। Shelley's infatuation with Harriet developed in months following his expulsion when he was under severe emotional strain due to the conflict with his family. अपने फैमिली से उधर कॉन्फ्लिक्ट हो गया था तो हैरियट वेस्टब्रुक ने उनको कंसोल किया और धीरे धीरे उनकी इंटीमेसी बढ़ती गई, शैली का इन्फैचुएशन बढ़ता गया और फिर इन्फैचुएशन बढ़ता गया, उधर शादी भी कर ली। एट द सेम टाइम हैरियट की एक सिस्टर थी, उसका नाम था एलिजा, टू हुम हैरियट वॉज वेरी क्लोज, इनकरेज्ड जो है द यंग गर्ल्स रोमांस विद पीबी शैली। एलिजा ने उसके रोमांस को पीबी शैली के साथ और इनकरेज ही किया और शैलीज करस्पॉन्डेंस विद हैरियट इंटेंसिफाइड इन जुलाई while he was holidaying in Wales, and in response to her urgent pleas for his protection he returned to London in early August. वापस आ गए, putting aside his philosophical objections to matrimony, he left with 16-year-old Harriet for Edinburgh on 25th August and they were married there on 28th अगस्त को एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में पीबी शैली और हैरियट वेस्टब्रुक ने शादी कर ली थी पहली बार। कुछ दिन के बाद उन्होंने दोबारा शादी की बट फिर हैरियट वेस्टब्रुक से ही शादी की थी। और जब हैरियट वेस्टब्रुक के फादर को पता चला कि वो पीबी शैली के साथ इलोप कर गई है हैरियट, तो उन्होंने क्या किया, उसके फादर का नाम था जॉन वेस्टब्रुक, उन्होंने क्या किया, लाइक शैलीज फादर टिमोथी ही आल्सो कट ऑफ द अलाउंसेज। दोनों ने, हैरियट के फादर और शैली के फादर ने समझौता किया और दोनों ने ब्राइड और ग्रूम दोनों की जो है खर्चे बंद कर दिए, दोनों की फाइनेंसिंग बंद कर दी। शैलीज फादर बिलीव्ड कि हिज सन हैज मैरिड बीनीथ हिम। सोशल कैटेगरी जो है अपने नीचे से शादी किया है क्योंकि हैरियट के जो फादर थे ही हैड अर्नड हिज फॉर्चून इन ट्रेड एंड वाज द ओनर ऑफ अ टावर्न एंड कॉफी हाउस। तो ये सब उनके फैमिली इश्यूज थे। हैरियट वेस्टब्रुक और पीबी शैली दोनों के फाइनेंशियल जो एक्सपेंसेस थे उसका जो है खर्चा बंद कर दिया था जॉन वेस्टब्रुक और टिमोथी शैली ने। फिर सरवाइव कैसे करते? सरवाइव करने का एक ही तरीका था, पैसे उधार लेना। और शैली एंड वेस्टब्रुक जो है, हैरियट वेस्टब्रुक, दे सर्वाइव्ड ऑन बारोड मनी इन एडिनबर्ग फॉर अ मंथ विद जेम्स हॉग जेफरसन हॉग लिविंग अंडर द सेम रूफ। तीनों लोग एक साथ रहते थे। द ट्रियो लेफ्ट फॉर यॉर्क और एडिनबर्ग से वो यॉर्क आ गए अक्टूबर में, राइट। अगले महीने जो है अगले साल कह लीजिए अगस्त में शादी की और फिर जो है वापस आ गए अक्टूबर में यॉर्क। इन अक्टूबर एंड शैली वेंट टू ससेक्स जहां शैली का जन्म हुआ था, टू सेटल द मैटर विद हिज फादर, लिविंग हैरियट विद जेफरसन हॉग के साथ छोड़ करके चले गए वहाँ से ससेक्स और फैमिली मैटर्स के डिस्प्यूट को सॉल्व करने, लेकिन वहाँ से कुछ सॉल्व नहीं हुआ। और जब सॉल्व नहीं हुआ तो हो ही क्या सकता था, शैली रिटर्न्ड फ्रॉम हिज अनसक्सेसफुल एक्सकर्शन टू फाइंड दैट एलिजा हैड मूव्ड इन विद हैरियट एंड हॉग। वहाँ पर हॉग जो है
हैरियट ने ये कन्फेस किया कि हॉग हैड ट्राइड टू सीड्यूस हर व्हाइल शैली हैड बीन अवे। तो शैली ने वेस्ट जो है जेफरसन हॉग को वहीं पर छोड़ दिया यॉर्क में, और वहाँ से एलिजा जो कि किसकी सिस्टर थी, हैरियट की सिस्टर थी, हैरियट, एलिजा और पीबी शैली वहाँ से चले आए। कहाँ चले आए? चले आए वो लेक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर वर्ड्सवर्थ रहते थे, लीविंग हॉग इन यॉर्क। यॉर्क में ही हॉग को छोड़ दिया और अपने लोग जो है लेक डिस्ट्रिक्ट चले आए थे। क्लियर? बहुत बड़ी बायोग्राफी है, बहुत डिटेल है, बट क्या करें, क्वेश्चंस आते ही ऐसे हैं कि आप कुछ छोड़ नहीं सकते। तो फाइनली हैरियट वेस्टब्रुक से उन्होंने एडिनबर्ग में शादी की, अपने फादर को कन्विंस करना चाहा, वहाँ पर गए बट रिटर्न हुआ विदाउट एनी सक्सेस, और फिर जो है एडिनबर्ग से यॉर्क गए, यॉर्क से वापस आ गए कहाँ पर? लेक डिस्ट्रिक्ट में। एट दिस टाइम पीबी शैली वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन एन इंटेंस प्लेटोनिक रिलेशनशिप विद अनदर वन, और उसका नाम था एलिजाबेथ हिचनर। एलिजाबेथ HITCH HITCHENER, right? She was a 28-year-old unmarried school teacher of advanced views, right? Advanced views का मतलब वो भी radical ही थी, with whom Shelley had been corresponding। और हिचनर ने शैली आज है एलिजाबेथ को कहा है सिस्टर ऑफ माई सोल। इसको क्या माना है? एलिजाबेथ हिचनर को बोला है सिस्टर ऑफ माई सोल। रोमांटिक एज में आप देखिए सिस्टर की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, राइट? वर्ड्सवर्थ के लिए जो सोल है वो वर्ड्सवर्थ की सिस्टर है डोरोथी वर्ड्सवर्थ। चार्ल्स लैम्ब के लिए जो है वो उसकी सिस्टर है मैरी लैम्ब, और शैली ने यहाँ पर जो है एलिजाबेथ हिचनर को अपनी सोल बनाया है, सिस्टर ऑफ माय सोल कहा है। और इतना ही नहीं, एलिजाबेथ को शैली ने माय सेकेंड सेल्फ भी कहा है, राइट? इसी को बोला है कि वो हमारी सेकेंड सेल्फ है। माय सेकेंड सेल्फ की भी कैटेगरी में उसको जो है रख दिया है। माय सेकेंड सेल्फ एलिजाबेथ हिचनर को बोला है, अगर पेपर में आएगा तो ध्यान दिया रहिएगा, राइट? माय सेकेंड सेल्फ became his confident and intellectual companion as he developed his views on politics, religion, ethics एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स। इन सारी चीज़ों पर जो है वो उनकी गाइड का काम किया, मेंटर का काम किया है, कंपेनियन का काम किया है एलिजाबेथ हिचनर ने, और इसीलिए उसको अपनी सेकेंड सेल्फ मानता है शैली, और इसीलिए उसको सिस्टर ऑफ माय सोल बोला है, राइट? शैली प्रपोज्ड दैट शी जॉइन हिम, हैरियट एंड एलिजा इन अ कम्युनल हाउस होल्ड वेयर ऑल प्रॉपर्टी वुड बी शेयर्ड। ऐसा प्रपोज किया था पीबी शैली ने कि एलिजा और हैरियट और शैली को ज्वाइन कर ले, फिर जो भी प्रॉपर्टी होगी सब शेयर कर ली जाएगी। और फिर शैलीज एंड एलिजा स्पेंट दिसंबर एंड जनवरी इन केसविक, जिसको लेक डिस्ट्रिक्ट में अपना बिताया। और फिर उसके बाद शैली ने रॉबर्ट सदे को विजिट किया, जो कि उस समय पोएट लॉरिएट थे इंग्लैंड के, राइट? और जिसकी पोएट्री को पीबी शैली ने बहुत एडमायर भी किया था, रॉबर्ट सदे की पोएट्री को। सदे वॉज टेकन विद शैली इवन दो देयर वॉज अ वाइड गल्फ बिटवीन देम पॉलिटिकली, और प्रिडिक्ट ये किया कि दे प्रिडिक्टेड ग्रेट थिंग्स फॉर हिम एज अ पोएट, राइट? और सदे ने उनको इन्फॉर्म किया कि एक जो रेडिकल फिलोसफर विलियम गॉडविन है वो अभी भी जिंदा हैं, जिन्होंने एक बुक लिखी थी विलियम गॉडविन के, आने नाम आपको पता होगा, पॉलिटिकल जस्टिस, और जिससे शैली बहुत इन्फ्लुएंस्ड भी थे। शैली से जो है शैली को गॉडविन से किसने मिलवाया था? तो उसका उत्तर आएगा रॉबर्ट सदे ने। रॉबर्ट सदे ने जो है शैली को बताया गॉडविन के बारे में। शैली धीरे धीरे वहाँ जाना शुरू कर दिए, और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब शैली बिकेम अ रेगुलर विजिटर टू विलियम गॉडविन, राइट? रेगुलर विजिटर उनके बन गए थे। शैली रोट टू गॉडविन ऑफरिंग हिमसेल्फ एज हिज डिवोटेड डिसाइपल।
Godwin, who had modified his views in his older age, he advised Shelley to reconcile with his father, कि अपने फादर से समझौता कर लें, become a scholar before he published anything else, और एक स्कॉलर बन जाएं, and give up his जो है अबाउट प्लान्स फॉर पॉलिटिकल एजिटेशन इन आयरलैंड। आयरलैंड में जो उन्होंने प्लान बनाया था जाने का, पॉलिटिकल एजिटेशन में पार्टिसिपेट का, ये सारी चीज़ें छोड़ दें, ऐसा गॉडविन ने उनको सलाह दी थी। मीनवाइल जो है शैली हैड मेट हिज फादर्स पैट्रॉन द ड्यूक ऑफ नॉरफॉक। उनके फादर टिमोथी शैली का जो पैट्रॉन था वो ड्यूक था, ड्यूक ऑफ नॉरफॉक। शैली उससे मिलते हैं और शैली जब उससे मिलते हैं तो ड्यूक ऑफ नॉरफॉक ने हेल्प की शैली और शैली के फादर में रिकांसिलेशन के लिए, रीइंस्टेटमेंट के लिए। दोनों का जो है समझौता हो जाता है और फिर समझौते के बाद जो है क्या होता है उस स्टोरी में, शैली नाउ हैड द फंड्स फॉर हिज आयरिश वेंचर, और शैली फिर आयरलैंड चले जाते हैं। देयर डिपार्चर फॉर आयरलैंड वाज precipitated by increasing hostility towards Shelley's household from their landlord and neighbors who were alarmed by Shelley's scientific experiments. जो है पिस्टल शूटिंग एंड रेडिकल पॉलिटिकल व्यूज, इस सबसे उनके मकान मालिक भी परेशान हो गए थे। और जैसे जैसे टेंशन बढ़ती गई, शैली क्लेम्ड ही हैड बीन अटैक्ड इन हिज होम बाय रफियंस। गुंडों ने आकर के उनके घर पर हमला किया है, ऐसा शैली ने कहना शुरू किया। और दिस वाज द फर्स्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एपिसोड्स इन सब्सिक्वेंट ईयर्स वेयर शैली claimed to have been attacked by strangers during periods of personal crisis. राइट, बहुत बार फिर शैली पर हमले होते गए, शैली पर अटैक होता गया, और शैली ने ऐसा बताया है कि ऐसा पहला इवेंट था ये जो यहाँ पर हुआ था। शैली आयरलैंड जाते हैं और शैली इन आयरलैंड शैली रोट एंड पब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूटेड 3 पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स जो है शैली लिखते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। और नंबर 1 उस पे जो था उसका नाम था एन एड्रेस टू द आयरिश पीपल। एन एड्रेस टू द आयरिश पीपल पॉलिटिकल ट्रैक्ट है, आयरलैंड पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। एंड योर एग्जामिनेशन इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कह लीजिए कि बेहतरीन एग्जाम्स में से एक है, इसलिए आप भी बिल्कुल समझौता नहीं कर सकते। एन एड्रेस टू द आयरिश पीपल an address to the Irish people, proposal for an association of philanthropists, proposal for an association of philanthropists और जो थर्ड था वो था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। Declaration of Rights. These 3 were Irish pamphlets written by P.B. Shelley. In Ireland, Shelley wrote, published and distributed these 3 political tracts: an address to the Irish people, proposals for an association of philanthropists, and declaration of rights. He also delivered a speech at a meeting in which he called for Catholic emancipation. कैथोलिक से स्वतंत्रता पाने की भी बात कर रहे थे, रिपील किया था कि एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो ख़त्म हो जाए, राइट, उसको ख़त्म करने की बात कर रहे थे। और अंत में एंड एंड टू दी आयरिश ऑपरेशन, जो आयरिश पुअर का ऑपरेशन है, कॉलोनी जो इंग्लैंड ने बना रखा था आयरलैंड को, उसको भी ख़त्म करने की वकालत की थी। और
इसकी रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट्स ऑफ शैलीज सबवर्सिव एक्टिविटीज वर सेंट टू दी होम सेक्रेटरी, वहाँ तक भेज दिया था इन लोगों ने। और जब ये आयरलैंड से लौटते हैं, रिटर्निंग फ्रॉम आयरलैंड, द शैली हाउस होल्ड ट्रेवल्ड टू वेल्स, देन डेवन, where they again came under the government surveillance for disturbing subversive literature. Elizabeth Hitchener joined the households in Devon, but several months later had a falling out with the Shelleys and left. कुछ महीने बाद शैली के परिवार से एलिजाबेथ हिचनर का भी झगड़ा हो जाता है और फिर वो भी छोड़ करके चली जाती है। राइट, फिर शैली का जो घर है, शैली का हाउस होल्ड कहाँ पर सेटल्ड होता है? वेल्स में एक जगह होती है ट्रिमाडोक, ट्रिमाडोक में सेटल्ड होते हैं, TREMADOC। ट्रिमाडोक एक जगह है वेल्स में, वहीं पर सेटल्ड हो जाते हैं ये, और फिर वहां पर जाकर के एक पोयम लिखते हैं 1812 में, और उस पोयम का नाम होता है क्वीन मैब। In 1812, Shelley wrote a poem, A Utopian Allegory, और उसका नाम था, यूटोपियन एलिगरी का क्या नाम था? क्वीन मैब। क्वीन मैब का जिक्र शेक्सपियर ने भी किया है अपने एक प्ले में, और उस प्ले का नाम था रोमियो एंड जूलियट। क्वीन मैब वॉज अ यूटोपियन एलिगरी। A utopian allegory with extensive notes preaching atheism, और यहाँ पर भी जो है एथीज्म का ही प्रचार कर रहे थे, नास्तिकता का भी प्रचार कर रहे थे पीबी शैली। एक तो किया था द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म में, और फिर यहाँ क्वीन मैब में भी उसी की बात कर रहे थे, एथीज्म की बात कर रहे थे, फ्री लव की बात कर रहे थे, रिपब्लिकनिज्म की बात कर रहे थे, और बात कर रहे थे वेजिटेरियनिज्म की। एक्चुअली शैली का एक दोस्त इंडिया आया था, और इंडिया में जब आया देखा यहाँ पर कि बहुत सारे लोग यहाँ पर वेजिटेरियंस हैं, और शैली को उसने वेजिटेरियनिज्म के फ़ायदे गिनाए, और फिर शैली भी वेजिटेरियन हो गए थे। तो जब उन्होंने क्वीन मैब लिखा तो इसमें एक पॉइंट ये भी था डिस्कशन का, और वो था वेजिटेरियनिज्म। वेजिटेरियनिज्म की वकालत कर रहे थे, रिपब्लिकनिज्म की वकालत कर रहे थे, और रिपब्लिकनिज्म के साथ फ्री लव की वकालत कर रहे थे, और फ्री लव के साथ साथ जो है एथीज्म की भी बात कर रहे थे कि एथीज्म इतना ज़रूरी क्यों है। ये सब बात कर रहे थे पीबी शैली अपनी पोयम क्वीन मैब में। हम क्वीन मैब पर एक बार फिर आएंगे जब हम पोइट्री की बात करेंगे, अभी तो सिर्फ वर्किंग की बायोग्राफी से जो रिलेटेड है वो बात बताए दे रहे हैं। द पोयम वॉज पब्लिश्ड इन द फॉलोइंग ईयर in private edition of 250 copies, although few were initially distributed because of the risk of prosecution for seditions and religious libel। तो प्राइवेट ही उसको छपवाते थे, प्राइवेट ही डिस्ट्रीब्यूट करवाते थे। अगले साल क्या होता है? इन 1813 शैली क्लेम्ड ही वॉज अटैक्ड इन हिज होम एट नाइट। ऐसा फिर दावा किया कि उनके ऊपर रात में हमला हुआ है, और इंसिडेंट हो सकता है कि रियल भी रहा हो, या हो सकता है एक हेलुसिनेशन भी रहा हो, या एक हॉग्स रहा हो जिसको शैली ने स्टेज किया हो कि सरकार के चंगुल से बच करके, सर्विलांस से बच करके वहां से भाग जाएं। और ऐसा ही हुआ। द शैलीज एंड एलिजा फ्लेड टू आयरलैंड और देन लंदन। आयरलैंड चले गए और फिर लंदन, और जब लंदन आए, बैक इन लंदन, शैली का जो कर्ज था धीरे धीरे बढ़ता गया। आज ही ट्राइड अनसक्सेसफुली टू रीच अ फाइनेंशियल सेटलमेंट विद हिज फादर। 23 जून 1813 को ही हैरियट गेव बर्थ टू अ गर्ल, और उस गर्ल का नाम था एलिजा लैंथ शैली। एलिजा लैंथ शैली वॉज द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ हैरियट। एलिजा लैंथ Shelley, right? She gave the birth to a daughter
and in the following months the relationship between Shelley and his wife Harriet Westbrook धीरे धीरे खराब होती गई, डिटेरियोरेट होती गई. Shelley resented the influence Harriet's sister had over him. हैरियट के ऊपर जो हैरियट की सिस्टर का इन्फ्लुएंस था एलिजा का, वो शैली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. शैली ने बाद में हैरियट को कहते हुए छोड़ दिया कि हैरियट ने तो शैली से सिर्फ पैसे के लिए शादी की थी क्योंकि शैली बहुत रिच थे. हैरियट वॉज एलिनेटेड बाय शैलीज क्लोज फ्रेंडशिप with an attractive widow, Harriet Bonneville, and her daughter Cornelia Turner. Following Lanthys' birth, the Shelleys moved frequently across London, Wales, the Lake District, Scotland, and Berkshire to escape creditors and search for a home. जब इतना कर्जा ले लिए कि हर जगह से उनको भागना पड़ा, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरे जगह से चौथे जगह पर शिफ्ट होते रहे कि कहीं कोई पैसा मांगने ना जाए. मार्च 1814 में शैली ने हैरियट से दोबारा शादी की. राइट, हैरियट से दोबारा शादी की. जो है पीबी शैली ने लंदन में जाकर के ये सेटल करने के लिए कि उनकी मैरिज जो है लीगल मैरिज है और जो उसकी डॉटर है उनकी राइट वो जो लीगल डॉटर है. शैली रीमैरिड हैरियट इन लंदन टू सेटल एनी डाउट्स अबाउट द लीगलिटी ऑफ देयर एडिनबर्ग मैरिज एंड सिक्योर द फ्यूचर द राइट्स ऑफ देयर चाइल्ड. Nevertheless, the Shelleys lived apart for most of the following months, and Shelleys reflected bitterly on my rash and heartless union with Harriet. Right? Harriet के साथ जो उनका शादी हुई थी उसको बता दिया कि बहुत मेरा रैश और हार्टलेस यूनियन था जो है हैरियट के साथ. In May, Shelley began visiting his mentor Godwin almost daily and soon जो है फेल इन लव विद गॉडविन्स डॉटर मैरी गॉडविन. मैरी गॉडविन से लव हो गया एंड मैरी गॉडविन जो है मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट की बेटी थी और विलियम गॉडविन की. और बाद में जो है मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट जो है शी वाज अ फेमिनिस्ट. शैली एंड मैरी डिक्लेयर्ड देयर लव, जो है अपने लव को घोषित कर दिया ईच अदर ड्यूरिंग अ विजिट टू मदर्स ग्रेव ऑन 26 जून. और जब गॉडविन को पता चला तो गॉडविन ने शैली को बैनिश कर दिया अपने घर से और मैरी को भी कहा कि उससे कभी ना मिले. लेकिन मैरी और शैली दोनों एक दिन जो है घर से भाग गए. मैरी की एक स्टेप सिस्टर थी, उसका नाम था क्लेयर क्लेयरमॉन्ट. तो क्लेयर क्लेयरमॉन्ट पीबी शैली और मैरी गॉडविन जो है भाग करके घर से चले गए जो है उसी साल में, टेकिंग मैरिज स्टेप सिस्टर क्लेयर क्लेयरमॉन्ट विद देम. Before leaving, Shelley had secured a loan of £3,000 but had left most of the funds at the disposal of his wife Harriet and his mentor Godwin. 3,000 पाउंड उन्होंने कर्ज लेकर के इकट्ठा भी किया था, लेकिन उसके खर्च के लिए उन्होंने गॉडविन और हैरियट को दे दिया था पहले. तो जब मैरी उनके साथ इलोप कर गई पीबी शैली के साथ, तब लोगों ने ये भी आरोप लगाया गॉडविन पर कि गॉडविन ने अपनी बेटी को बेच दिया था शैली के हाथों. राइट, ये तो सब एक्यूजेशंस थे, एलिगेशंस थे. रियलिटी क्या है नोबडी नोज. शैली, मैरी एंड क्लेयरमॉन्ट जो तीन लोग थे मेड दियर वे अक्रॉस जो है वार रेवेज्ड फ्रांस, वेयर शैली रोट टू हैरियट asking her to meet them in Switzerland with the money he had left for her. राइट, पीबी शैली ने चिट्ठी लिखी हैरियट वेस्टब्रुक को कि जो पैसे वो छोड़कर आए हैं उसके पास, उसे लेकर के वो स्विट्जरलैंड में मिले. और हियरिंग नथिंग फ्रॉम हैरियट इन स्विट्जरलैंड and unable to secure sufficient funds or suitable accommodation, the three traveled to Germany. तो पहले फ्रांस गए, फिर स्विट्जरलैंड गए और फिर पैसा नहीं इकट्ठा हो पाया तो जर्मनी चले आए. और जर्मनी से फिर कहाँ पहुँच गए, हॉलैंड, बिफोर रिटर्निंग टू इंग्लैंड ऑन 13 सितंबर. इंग्लैंड लौट भी आए, इतनी सारी जर्नी कराए. इंग्लैंड से गए थे फ्रांस, फ्रांस से गए स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड से गए जर्मनी, जर्मनी से गए हॉलैंड और हॉलैंड से केम बैक टू लंदन. और शैली स्पेंट द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ट्राइंग टू रेज लोन्स एंड अवॉइड बैलिप्स. लोन इकट्ठा करते गए, रेज करते गए और जो है मैरी इतने में प्रेग्नेंट हो गई. मैरी वॉज प्रेग्नेंट, लोनली, डिप्रेस्ड एंड इल.
her mood was not improved when she heard that on 30th September Harriet had given birth to Charles Bysshe Shelley. एक बेटे को जन्म दिया था, heir to Shelley's fortune and baronetcy. राइट, तो मैरी को जब ये बात पता चली कि हैरियट हैड बीगॉट अ मेल चाइल्ड, तो इससे उसका दिमाग तो और ही खराब होना था, और वही हुआ. दिस वाज फॉलोड इन अर्ली जनवरी बाय न्यूज दैट शैलीज ग्रैंडफादर सर बिश जो थे हैड डाइड लिविंग एन एस्टेट वर्थ 2,20,000 pounds. However, the settlement of the estate and a financial settlement between Shelley and his father, now Sir Timothy, wasn't concluded until April the following year. तो उसी का सेटलमेंट, उनके फादर का सेटलमेंट नहीं हो पाया था. फरवरी 1815 में मैरी गेव प्रीमेच्योर बर्थ टू अ बेबी गर्ल हु डाइड 10 days later. 10 दिन में उसकी मौत हो गई, और इससे मैरी का जो डिप्रेशन था और ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ गया. और अगले कुछ सप्ताह में इन द फॉलोइंग वीक्स क्या होता है कि मैरी बिकेम क्लोज टू जेफरसन हॉग हु टेम्पररली मूव्ड इनटू द हाउसहोल्ड. Shelley was almost certainly having a sexual relationship with Mary's stepsister Claire Claremont at this time, and it is possible that Mary, with Shelley's encouragement, was having the same relationship with Shelley's friend Jefferson Hogg. In May, Claire Claremont left the household at Mary's insistence to reside in Lynmouth. लिनमाउथ में रहकर चली गई. तो ये उनके फैमिली लाइफ है, उनके सेक्सुअल लाइफ है, उनकी फैमिली लाइफ है, उनके रिलेशंस हैं, डिफरेंट रिलेशंस विद डिफरेंट पीपल. क्लियर. और नेक्स्ट में क्या होता है, अगस्त में शैली और मैरी बिशप गेट चले आए, जहां पर शैली ने अपनी पोयम लिखी, और पोयम थी अलास्टर. अलास्टर वाज अ लॉन्ग पोयम, ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी, ऑन द मिथ ऑफ नारिशस एंड इको. ये सब बात हम फिर से डिटेल में जो है बात करेंगे जब पोयम पर आएंगे. 1 by 1 पोयम एलास्टर पब्लिश हुई 250 जो है एडिशंस में इन अर्ली 1860 में, और टू पुअर सेल्स एंड लार्जली अनफेवरेबल रिव्यूज, जैसा कि शैली के कार्यों से होता ही था. जनवरी 1816 में मैरी गेव बर्थ टू विलियम शैली. शैली वॉज डिलाइटेड टू हैव अनदर सन but was suffering from the strain of prolonged financial negotiations with his father, Harriet and William Godwin. Shelley showed signs of delusion behavior and was contemplating an escape to the continent. Right? तो बहुत सारी चीज़ें शेक्सपियर के लाइफ में रहीं. और क्लेयर जो है, फिर क्लेयर क्लेयरमॉन्ट लॉर्ड बायरन से मिलती है, एंड शी वॉज इन अफेयर विद जो है बायरन. तो बायरन की बात हमको नहीं करनी है. फिर क्या होता है, शैली और बायरन दोनों मिलकर के एक ट्रेवल पर जाते हैं, और वो ट्रेवल होता है बोटिंग ट्रेवल जेनेवा में, विच इंस्पायर्ड शैली की अनदर पोएम जिसका नाम था हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, हिज फर्स्ट सब्सटेंशियल पोएम आफ्टर ही रोट अलास्टर. और फिर अ डोर ऑफ चैमनिक्स इन फ्रेंच आल्प्स इंस्पायर्ड अनदर पोएम जिसका नाम था माउंट ब्लैंक, which has been described as an aesthetic response to Coleridge's Hymn Before Sunrise, right in the Vale of Chamois. During this tour, Shelley often signed guest books with the declaration that he was an atheist. पूरी लाइफ इसी बात को प्रूव करते रहे कि वो एथेइस्ट हैं. These declarations were seen by other British tourists including Sade, which hardened attitudes against Shelley बैक होम. राइट. तो शैली के साथ जो है हमेशा निगेटिव चीज़ें ही होती गई, और शैली की निगेटिविटी इतनी बढ़ती गई कि ड्यूरिंग हिज लाइफ शैली वॉज नॉट एज फेमस एज ही बिकेम आफ्टर हिज डेथ. उसके बाद जो है मार्च 1880 में शैली एक और कंट्री को गए, और उस कंट्री का नाम था क्या, उस कंट्री का नाम था इटली. इटली, रोम, सब कुछ टहलते घूमते जो है शैली के बेटे की डेथ भी हो जाती है. और शैली के बेटे की डेथ के बाद एक दिन ऐसा भी आता है कि शैली की खुद की भी डेथ हो जाती है, जब वो एक नाव में बैठ करके कहीं पे जा रहे थे. राइट. मीनवाइल उन्होंने एक और भी पोएम लिखी थी, और वो डिफेंस ऑफ जो है पोएट्री है. उसके बाद
जुलाई 1 शैली और एडवर्ड विलियम्स, एक उनका दोस्त था, सेल्ड इन शैलीज न्यू बोट द डॉन जुआन टू लिवर्नो वेयर शैली मेट ले हंट एंड बायरन इन ऑर्डर टू मेक अरेंजमेंट्स जो है फॉर अ न्यू जर्नल द लिबरल। एक जर्नल निकालना था, जर्नल का नाम था लिबरल, और शैली ने एक नई बोट ली थी और उस बोट का नाम था डॉन जून। ये शैली के बोट का नाम था। कहाँ जा रहे थे? टू लिवरोनो, LIVORNO, वेयर शैली कहाँ किससे मिले? ले हंट से और बायरन से। एक जर्नल निकालना था लिबरल, उसे एक अरेंजमेंट करने। आफ्टर द मीटिंग on 8 July, Shelley, William and their boat boys sailed out to Livorno for Larisy. A few hours later, the Don Juan and its inexperienced crew were lost in a storm. तूफान आता है तो उनकी खुद की नाव और उनके खुद के जो क्रू मेंबर्स थे सब स्टॉर्म में फंस जाते हैं, और द वेसल एंड ओपन बोट जो थी हैड बीन custom built in Geneva for Shelley. Mary Shelley declared in her note on poems in 1822, right, that the design had a defect and that the boat was never seaworthy. Design में ही उसकी प्रॉब्लम थी. In fact, Don Juan was overmasted. The sinking was due to severe storm and poor seamanship of the 3 men on board. और नाव डूब जाती है. Shelley's badly decomposed body washed ashore at Varaggio 10 days later and was identified by Trelawney from the clothing and a copy of Keats' Lamia in jacket pocket. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शैली के ड्राउन के 10 दिन बाद जब उनकी बॉडी पाई गई तो किसने पहचान उसकी की थी? पहचान उसकी की थी एक करेक्टर है ट्रेलॉनी, TRELAWNY, राइट। और इसने ये पाया कि शैली की जेब में कीट्स की एक पोयम पड़ी हुई है, और वो पोयम कौन सी थी? लामिया, राइट। लामिया एक पोयम कीट्स के पॉकेट में पड़ी हुई थी, और कीट्स के जैकेट से उसने पहचाना। On 16th August, his body was cremated on a beach near Varaggio and the ashes were buried in the Protestant cemetery of Rome. वहीं पर इटली में उनकी डेथ होती है, वहीं पर उनको दफना दिया जाता है, और वहीं पर शैली की बायोग्राफी खत्म हो जाती है। अब बाकी बचते हैं उनके पोएम्स, और उनकी पोएम्स के लिए आपको इंतज़ार करना होगा एक नए वीडियो का जो बहुत जल्दी ही आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विद मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच, कीप ऑन योर प्रिपरेशन, कंटिन्यू योर स्टडीज, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।